नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। कभी कट्टर मजहबी संगठनों को पालने वाले पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए आज ये जिहादिया आंखों की किरकिरी बन चुकी है। हिंसक प्रदर्शन के बाद असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को तहरीक ए लब्बैक जैसे संगठन पर बैन लगाना पड़ा। तहरीक ए लब्बैक को मजहबी एजेंडे के तहत पाकिस्तान ने खुद खड़ा कर दिया और आगे भी बढ़ाया, लेकिन गाजा के मुद्दे पर पाकिस्तान के अमेरिका का समर्थन करने पर संगठन के लोग बगावत पर उतारू हुआ है। लिहाजा अब असीम मुनीर और शहबाज शरीफ अपनी जमीन को इस्लामिक कट्टरपंथियों से साफ कर रहे हैं, लेकिन आतंक की आग में झुलसने के बावजूद जिन्ना लैंड इस जहर को बांग्लादेश में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की कोशिश यह है कि बांग्लादेश में शरिया कानून के तहत शासन को चलाया जाए। जमात के आगे कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की हां में हां मिला रहे हैं। देखिए आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोगले चरित्र को उजागर करती एक खास रिपोर्ट। आतंक पर पाक की दोहरी चाल। कट्टरपंथियों का किया इस्तेमाल। पाकिस्तान में लगाया गया बैन। बांग्लादेश में ट्रेनिंग देकर खेल। टीएलपी टीटीपी पर बरसा कहर। जमात संघ आईएसआई का मिलन। पाकिस्तान का पाखंड एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। एक तरफ तो उसने अपने घर के अंदर कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान पर बैन लगा दिया है, तो दूसरी तरफ इसी तरह के कट्टरपंथी तत्वों को वो बांग्लादेश में सह दे रहा है, उन्हें पाल पोस कर और जहरीला बना रहा है। टीएलपी पर बैन लगाने का यह फैसला इस बात का एक स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान को अपनी धरती पर मजहबी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले कट्टरपंथी तत्वों से निपटने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संकेत है कि पाकिस्तान को अपनी धरती पर मजहबी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले कट्टरपंथी तत्वों से निपटने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीएलपी के सदस्यों द्वारा निकाला जा रहा गाजा सॉलिडेरिटी मार्च बेहद हिंसक हो गया है। विशेषकर मुरीदके में सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हिंसक हो गई हैं और कई लोगों की मौत हो गई। बता दें कि टीएलपी को पाकिस्तान ने ही अपने खास एजेंडे के तहत खड़ा किया, लेकिन हाल के वर्षों में अपने धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश में यह हिंसक हो गया है। पाकिस्तान में टीएलपी और तहरीके तालिबान जैसे कई समूह सरकार और सेना के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस्लामाबाद देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की नीति नहीं अपना रहा है। हाल के महीनों में हिज्ब उल तहरीर समेत ऐसे समूह गाजा मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख के बारे में मुखर रहे। गाजा मुद्दे पर इस्लामाबाद वाशिंगटन के रुख का समर्थन करता रहा है और ये बात इन समूहों को रास नहीं आई है। अब पाकिस्तानी सरकार इन कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एक तरफ पाकिस्तान में ऐसे समूहों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब बांग्लादेश की बात आती है तो इस्लामाबाद इस्लामिक देश स्थापित करने और लोगों को शरिया कानून का पालन करने पर जोर दे रहा है। जमात इस्लामी और उसकी कठपुतली मोहम्मद यूनुस के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सख्त कानून लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए इस्लाम की ज्यादा कठोरता से पालन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आईएसआई का एजेंडा महिलाओं से उनके अधिकारों को छीनना और उन्हें वैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है जैसा कि ईरान में महिलाएं करती हैं। जब शेख हसीना को अपदस्थ कर दिया गया
और मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का कार्यवाहक बनाया गया तो ये स्पष्ट हो गया कि जमात फैसले लेगी। जमात ने यूनुस को निर्देश दिया कि वो पाकिस्तान का खुलकर अपने यहाँ स्वागत करे। ऐसा करने से आईएसआई को बांग्लादेश तक आसान पहुंच मिल गई। बांग्लादेश में आईएसआई और जमात सामाजिक ताने बाने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कट्टरपंथी तत्वों पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है, जिन्हें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने और शरिया कानून लागू करने के प्रयास करने के लिए भी कहा गया है। वहीं पाकिस्तान में देश की सरकार को चुनौती देने वाले कट्टरपंथी समूहों पर गोली तक चलाई जा रही है। पाकिस्तानी सेना कट्टरपंथियों को बूटों तले रोंद रही है, उनका नरसंहार करा रही है। जहां पाकिस्तान में दमन का उद्देश्य राज्य की सत्ता को बहाल करना है, वहीं बांग्लादेश में एजेंडा अलग है। पाकिस्तान के इशारे पर अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथी तत्वों को अपना इस्लामी एजेंडा बढ़ाने की खुली छूट दे दी है। एक साल में पूरा बांग्लादेश बदल चुका है। बांग्लादेश की अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार के एक वरिष्ठ सलाहकार के खुलासे से साफ पता चलता है कि वहां इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाने का पहला चरण चल रहा है। 20 अक्टूबर को अंतरिम सरकार के सलाहकार आसिफ महमूद सोजिब भुवान ने सोशल मीडिया पर कहा कि कई केंद्रों में 8,850 लोगों को भर्ती करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इन लोगों को मार्शल आर्ट, हथियारों की शिक्षा, ताइक्वांडो और जूडो में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये खुलासा उस बात की पुष्टि करता है जो भारतीय एजेंसियां पिछले कुछ महीनों से कह रही थी। जमाते इस्लामी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली करार दी गई यूनुस सरकार कई महीनों से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाने की योजना में है। मौजूदा सेना को आईआरए से ही बदलने का विचार है। भारतीय अधिकारियों के अनुसार आईआरए ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तर्ज पर होगा। आईआरए एक अत्यधिक कट्टरपंथी संस्था होगी जो बांग्लादेश को इस्लामिक राज्य में बदलने में मदद करेगी। अधिकारियों का कहना है कि इसका इस्तेमाल मोरल पुलिसिंग के लिए किया जाएगा, जैसा कि ईरान में देखने को मिलता है। हालांकि इसका बड़ा लक्ष्य भारत होगा और इसका मतलब ये होगा कि एक बार आईआरए स्थापित हो जाने के बाद सीमा पर तनाव बहुत अधिक हो सकता है। हाल ही में जमात नेता डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने न्यूयॉर्क में कहा था कि जमात के 50 लाख युवा भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत बांग्लादेश में घुसेगा तो 1971 में जो बदनामी हुई थी वो मिट जाएगी। बता दें, यूनुस के करीबी छात्रों की अगुवाई में एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने आईआरए नामक एक मिलिशिया शुरू करने की घोषणा की थी। संगठन ने एक फेसबुक पोस्ट में युवाओं से नामांकन के लिए ढाका यूनिवर्सिटी में इकट्ठा होने का आह्वान किया था। योजना ट्रेनिंग कैंप स्थापित करने की थी और प्रारंभिक चरण के दौरान एक मार्शल आर्ट सेशन होगा और उसके बाद 1 महीने तक सैन्य शैली का प्रशिक्षण होगा। इसका संचालन सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाएगा। ये घटनाक्रम स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि जमात और आईएसआई के इशारे पर यूनुस प्रशासन बांग्लादेश में सेना और डीजीएफआई दोनों को बंद करना चाहता है। सेना के शीर्ष अधिकारियों और सत्तारूढ़ सरकार के बीच मतभेद की अफवाहें हैं। अदालतें कई सेना और डीजीएफआई कर्मियों को गिरफ्तार करने के आदेश पारित करती रही है। अदालतों ने कहा कि ये लोग अत्याचार में शामिल थे, लेकिन हकीकत में जिन लोगों को निशाना बनाया गया है वे सभी शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन घटनाक्रमों ने बांग्लादेश सेना के भीतर गहरी दरार पैदा कर दी है, जबकि कई लोग आईआरए की स्थापना के पक्ष में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के साथ साथ पाकिस्तानी सेना वहां जुल्म की हद पार कर रही है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अपनी सेना में से छांट कर जल्लादों को बलूचिस्तान में तैनात कर दिया है। डेथ स्क्वाड नाम के ग्रुप निर्दोष बलूच नौजवानों का कहीं से भी अपहरण कर लेते हैं। रिपोर्ट देखिए और समझिए। बलूचिस्तान में क्रूरता की हद पार। मुनीर के डेथ स्क्वाड का अत्याचार।
घर से उठा नौजवानों का अपहरण। भीषण यात्रा के बाद दर्दनाक अंत। फर्जी मुठभेड़ हुई रोजाना की बात। बलूचों को कब नर्क से निजात। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का कहर रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। अब जिहादी जनरल असीम मुनीर ने बलूचिस्तान में जल्लादों के दस्तों को भेजा है। डेथ स्क्वाड नाम से यह ग्रुप बलूच नौजवानों का सरेआम अपहरण कर रहे हैं और फिर उन्हें भीषण यातना देकर मौत के घाट उतारने के बाद उनके शवों को छत विछत हालत में फेंक दे रहे हैं। बलूचिस्तान में अपहरण, उत्पीड़न और हत्याओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बलूच यकजहती समिति के मुताबिक मुनीर के जल्लाद दस्ते ने पंजगूर में 20 साल के नौजवान जहूर बलूच का सुबह सुबह अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता एक वाहन में आए और जहूर को घर से उठा ले गए। अगली सुबह उसका छत विछत शव मिला, जिससे उसकी हत्या की पुष्टि हुई। वीआईसी के मुताबिक ये दुखद घटना कोई अकेली नहीं है, बल्कि बलूच आबादी को निशाना बनाकर जबरन गायब करने और हत्याओं के व्यवस्थित अभियान का हिस्सा है। जहूर की मौत बलूचिस्तान में लगातार जारी भय के माहौल को दर्शाती है, जहां युवाओं का नियमित रूप से अपहरण किया जाता है और मार दिया जाता है। ऐसी ही एक और भयावह घटना का जिक्र करते हुए वीवाईसी ने कहा कि बलूच नागरिक फकीर जान का गोलियों से छलनी शव एक खुले मैदान में पड़ा मिला। फकीर का 18 अक्टूबर की रात पंजगुर के ग्वाश क्षेत्र में सेना के दस्ते ने अपहरण कर लिया था। वीवाईसी के मुताबिक इन गंभीर अपराधों के बावजूद मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निरंतर चुप्पी बेहद परेशान करने वाली है। हम इन गैर कानूनी हत्याओं और बलूचिस्तान में जारी अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोगों की स्वतंत्र जांच और जवाबदेही की तत्काल मांग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बलोच वॉइस फॉर जस्टिस ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 3 छात्रों को जबरन उठा लिया है। पहले तड़के बलूचिस्तान के बलूच आबादी वाले इलाके में अब्दुल वहीद के घर पर छापा मारा गया, जिसके दौरान हारून बलोच, हमूद और फहद बलोच को जबरन ले जाया गया। इनमें हारून और हमूद आपस में भाई बताए जा रहे हैं। बीबीजे ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बलूच छात्रों के लगातार अपहरण से ये साफ है कि बलूचिस्तान में मानवाधिकार संकट गहराता जा रहा है। निर्दोष छात्रों को निशाना बनाना सामूहिक सजा की तरह है। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि सभी लापता लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग के मुताबिक 3 और बलोच नागरिकों को जबरन गायब कर दिया गया है। 16 अक्टूबर को आवारान जिले के निवासी आयाज और इमदाद को पाकिस्तानी सेना ने बुलाकर हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। एक जेहती कमेटी की रिपोर्ट में जुलाई-अगस्त 2025 के बीच हुई गंभीर घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त में कुल 182 लोग जबरन गायब हुए, जिनमें से केवल 38 को छोड़ा गया। इस दौरान एक व्यक्ति की हिरासत में मौत हो गई, जबकि 142 अब भी लापता हैं। पीड़ितों में 40 छात्र, 15 नाबालिग और एक महिला शामिल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि क्वेटा, केच और आवारान जैसे जिलों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इनमें पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स को मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया गया है। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी, यातना और फर्जी मुठभेड़ों की घटनाएं अब सामान्य होती जा रही हैं। सरकार इन आरोपों को नकारती रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि अगर पाकिस्तान इन मामलों की पारदर्शी जांच नहीं करता, तो ये संकट न केवल बलूचिस्तान बल्कि देश की लोकतांत्रिक साख को भी गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो अपने क्षेत्रफल, प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसका क्षेत्र पाकिस्तान के कुल भूभाग का करीब 44% है।
इसकी सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से लगती हैं, जिससे इसका सामरिक महत्व और बढ़ जाता है। 1947 में सरदार कलात ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र प्रांत घोषित कर जिन्ना को हैरान कर दिया, लेकिन 27 मार्च 1948 को जनता की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान ने इसे जबरदस्ती अपने में मिला लिया। पाकिस्तान ने कहा था कि रक्षा, विदेश और संचार को छोड़कर तमाम अधिकार राज्य के पास रहेंगे, लेकिन ये वादा केवल कागज पर ही रह गया। पाकिस्तान के विलय के बाद से ही बलूचों का विरोध शुरू हो गया। 1948, 1958, 1960 में आंदोलन चला। 1973, 1977 के बीच एक बड़ा विद्रोह हुआ। फिर 2000 के दशक की शुरुआत से जारी संघर्ष अब भी चल रहा है। आज के विद्रोही अक्सर सरकारी इमारतें, गैस पाइपलाइन और अन्य सरकारी सुविधाओं को निशाना बनाते हैं। कभी कभी प्रांत में रहने वाली गैर बलूची जनता भी प्रभावित होती है। बलूचिस्तान राजनीतिक हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित पाकिस्तानी प्रांतों में से एक है। केवल राजधानी क्वेटा में ही पिछले साल की तुलना में आतंकी हमले 39% बढ़े हैं। भले ही पाकिस्तानी सेना और सरकार बलूच आंदोलन को समय समय पर कुचल देती है, लेकिन ये फिर उभर आता है। इस प्रांत के खनिज संसाधनों का दोहन जारी है। चीन के बाद अमेरिका की भी इस प्रांत पर नजर है। लिहाजा अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए पाकिस्तानी सेना का तानाशाह जनरल असीम मुनीर बलूचिस्तान के लोगों पर कहर ढा रहा है। इस इलाके में सेना के डेथ स्क्वाड दस्ते बगैर किसी नियम कायदे के सैकड़ों युवाओं को लापता कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।